कल की क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ नया नहीं दिया था, रिपीट किया था भैया, तो कर लिया होगा कंप्लीट आपने, वो पक्की बात है। तो बनाना पड़ेगा। मैप ले लेते, मैप प्रैक्टिस मैप ले लेते। चलिए जिन्होंने कंप्लीट किया थोड़ा। हाँ आपकी कॉपी सिर्फ नक्शा बना के छोड़ दिया आपने। अच्छा आज की क्लास का वेट कर रहे थे, ठीक है मान गए। तो आज का टॉपिक क्या है? नहीं कल बताया था ना मैंने। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्षेत्रीय राज्यों का या क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पावर्स लिखिए। ठीक है, तो क्या नाम है टॉपिक का? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। और कल जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? मुगल शक्ति का पतन। क्या हुआ इधर? अपनी कॉपी में ध्यान दीजिए, क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राइज ऑफ रीजनल पावर्स। और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मुगल शक्ति का पतन, मतलब डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। और मुगल एक साम्राज्य के रूप में भारत में स्थापित था, काफी वर्षों तक उनका शासन रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि एक साम्राज्य के विखंडन के बाद नए नए राज्यों का उदय होना। ठीक है, क्योंकि जब तक पूरा एक साम्राज्य रहता है तब तक क्या माना जाता है कि एक केंद्रीय शक्ति, कि जितने भी क्षेत्र में वो साम्राज्य है उतने क्षेत्र में, उतने सीमा क्षेत्र में किसी एक ही शक्ति का, किसी एक ही केंद्रीय शक्ति का शासन चल रहा है, उसी के द्वारा बनाई हुई नीतियों का पालन किया जाता है प्रत्येक क्षेत्र। ठीक, कल हमने मैप बना के समझा था कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र से लेकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भी, पूर्वी में भी, पश्चिमी में भी, दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का प्रभाव बना रहा। ठीक है, अकबर के शासनकाल से ये साम्राज्य का जो विस्तार था और ज्यादा गति मिली उसको। उसके बाद इसी रिजीम को कंटिन्यू रखा किसने? जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने, और सबसे ज्यादा किसने? फिर औरंगजेब ने। औरंगजेब जब शाहजहां शासक थे तब भी, और जब खुद बादशाह बने तब भी। ठीक है, अब जब एक केंद्रीय शक्ति होती है, आप एक बात बताइए, सोचिए थोड़ा सा, कि जब एक केंद्रीय शक्ति होती है भारत जैसे क्षेत्र में, भारत की खूबी क्या है? भारत की खूबी है कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत विविधता वाला क्षेत्र, बहुत विविधता वाला देश है ना। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत में विविधताएं हैं बहुत सारी। और इन विविधताओं के ऊपर किसी एक केंद्रीय शक्ति का होना ये बहुत बड़ी बात है। और भारत में प्राचीन काल से ही अखंड साम्राज्य स्थापित हुए। प्राचीनतम साम्राज्य कौन सा था हमारा भारत का? सबसे पहला प्राचीनतम साम्राज्य भारत का कौन सा था? मौर्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, कहते हैं कि पूरे भारत में जितना बड़ा साम्राज्य, जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन था, ठीक है, उतना मुगल भी नहीं कर पाए।
और ब्रिटिशर्स भी प्रयास करते रह गए। तो कहने का यहाँ पे ये एग्जाम्पल देने का मेरा जो मतलब है वो ये है कि भारत भले ही विविधताओं वाला देश रहा हो, लेकिन फिर भी इसमें, इस भारत भूमि पर अखंड साम्राज्य हमेशा से बनते आए। और अखंड साम्राज्य तब तक बना रहता है जब तक जो बादशाह होगा, जो शासक होगा, जो केंद्र की जो शक्ति होगी वो सबके ऊपर भारी होगी, वो शक्तिशाली होगी। ठीक। औरंगजेब के मृत्यु के बाद हमने देखा किस तरीके से मुगल दरबार में षड्यंत्र हुए। जो मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने ये षड्यंत्र के पीछे उनकी जो मंशा थी, उद्देश्य था, वो ये था कि अगर बादशाह उनके फेवर का होगा, उनकी पसंद का होगा, तो उनको भी राजनीतिक लाभ ज्यादा मिलेंगे। राजनीतिक लाभ मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलेंगे, ज्यादा अच्छी पोजीशन मिलेगी, शासन में ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने को मिलेगी उनको। तो षड्यंत्र में लगे रहते थे। और जब ये मंत्रीगण जब राजा के विरुद्ध, मतलब शासक या बादशाह के विरुद्ध इस तरीके के षड्यंत्र करने लगे, तो सबका ही नुकसान होता चला गया। और सबका नुकसान क्या हुआ, जब बादशाह की ही पोजीशन जब सेफ नहीं रही, सुरक्षित नहीं रही, तो फिर पूरा साम्राज्य भी धीरे धीरे क्या होगा कि जहां जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, आर्थिक स्थायित्व होगा, समृद्धि होगी, वो क्या कोशिश करेंगे कि अब इस केंद्र से अपने आप को अलग कर लिया जाए। ठीक है। 1707 के बाद ज्यादा समय नहीं लगा जब पूरा ये जो मुगल साम्राज्य था ये छोटे छोटे विखंडित राज्यों में बट गया। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यूपीएससी सीधे सीधे ये थोड़ी बोल देगा बंगाल के बारे में लिखिए, अवध के बारे में लिखिए, हैदराबाद के बारे में लिखिए। नहीं, वो आपसे 18वीं शताब्दी की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी, जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत में उस समय 18वीं शताब्दी में राजनीतिक स्थिति कैसी थी कि विदेश से व्यापार करने के लिए आई हुई एक कंपनी ने भारत में ना सिर्फ आर्थिक प्रभुत्व बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना कर दी। ये बहुत बड़ी बात। जहां भारत में मुगल साम्राज्य जैसा साम्राज्य रहा हो, वहां क्या कोई ब्रिटिशर्स को या कंपनियों को रोकने वाला नहीं था? क्या कोई इतना शक्तिशाली नहीं था? लेकिन नीतियां अपने आप में प्रभावी होती हैं। किसकी इंपॉर्टेंस होती है, महत्व किसका होता है? नीतियों का, पॉलिसीज कैसी है। ठीक है। और ये सच है कि जब ब्रिटिशर्स वहां से चल के आए थे पहली बार, जब उन्होंने यहाँ व्यापार करना शुरू किया था, तो ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि भारत एक दिन उनकी एक कॉलोनी, उनका एक उपनिवेश बन जाएगा, यहाँ पे राजनीतिक शक्ति ही हम स्थापित कर देंगे। शुरुआत तो कैसे की थी? व्यापार के लिए ही की थी, व्यापारिक हितों के लिए की थी। लेकिन जब लाभ ज्यादा ज्यादा दिखाई देने लगा तो फिर उनकी प्रेजेंस कहाँ हो गई? पॉलिटी में भी, पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी वो हस्तक्षेप करते चले गए। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से हम समझेंगे 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है। और स्थिति जो थी वो क्या थी कि साम्राज्य का विखंडन हुआ। विखंडन इसका मतलब विभाजन हुआ, छोटे छोटे राज्यों में साम्राज्य खंडित हो गया। जब कोई बड़ी चीज जब टूट जाती है तो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े हो जाते होते हैं। आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, किसी कांच की चीज को जरा गिरा के देखना, टूट जाए, उसकी शेप बदलेगी कि नहीं बदलेगी? टूटने के बाद जो टुकड़े होंगे क्या उनकी शेप एक जैसी रहती है? नहीं रहती। यही हुआ जब साम्राज्य का विखंडन हुआ। और भारतीय इतिहास में जब जब साम्राज्य टूटे, साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद क्षेत्रीय राज्य हमेशा उदय हुए। चाहे वो मौर्य साम्राज्य के बाद देख लो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य के बाद देख लो, फिर चाहे वो मुगल साम्राज्य के बाद। ठीक है। और ये तीनों के बाद का जो इतिहास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य के बाद जब छोटे छोटे राज्य बने, क्षेत्रीय राज्य बने, तो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र था वो हमेशा एक गेटवे माना जाता है, एक द्वार माना जाता है बाहरी शक्तियों के आगमन के लिए। समुद्र से तो यूरोपियंस आए बाद में, उससे पहले तक भारत में जितने भी विदेशी आए कहां से आए? थल मार्ग से, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से। जब वो बाहर से आए भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। तो जब जब साम्राज्य टूटते हैं, राजनीति में परिवर्तन
आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बहुत बड़ा चेंज होता है। तो अब हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, लिखो 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आया। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ एवं नए एवं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन क्षेत्रीय शक्तियों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। These regional powers are categorized into 3. 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 वर्ग बनाए गए हैं। मतलब जितने क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन क्षेत्रीय शक्तियों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3। मतलब 3 तरह के, ये 3 प्रकार के ये क्षेत्रीय शक्तियां थी। तो जो पहला जो वर्ग है उसे हम कहते हैं उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य, सक्सेसर स्टेट्स। उत्तराधिकारी राज्य। जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें आते हैं नए राज्य, न्यू स्टेट्स। और जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरा जो वर्ग है, उसे कहते हैं स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब जैसा कि इनका नाम है, एक बार समझ लेते हैं कि क्या अंतर है इन तीनों में, ये 3 वर्ग क्यों बनाए गए। ठीक, तो पहला क्या लिखा हुआ है? पहली कैटेगरी कौन सी है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? कि किसी को सत्ता कैसे मिल गई हो? उत्तराधिकार में मिल गई हो, मतलब एक अधिकार रहा हो। इसका मतलब उत्तराधिकार से किसको विरासत किसको मिलती है, सत्ता किसको मिलती है? जो उसी का हिस्सा हो, है ना। अब देखो यहाँ पे जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, या जिन्होंने इन उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना की, वो मुगल वंश से ही नहीं थे। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुगल वंशज थे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो क्षेत्र पहले मुगल साम्राज्य के ही प्रांत हुआ करते थे। किसके क्षेत्र थे वो? पहले मुगल साम्राज्य के ही क्षेत्र थे। तो उत्तराधिकारी राज्यों में उन राज्यों को, उन शक्तियों को शामिल किया गया है। लिख लीजिए, उत्तराधिकारी राज्यों में उन शक्तियों को शामिल किया गया है जो पहले मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा थे। मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा थे। Which were the parts of मुगल एम्पायर। मुगल राज्य का ही हिस्सा थे। ब्रैकेट में लिख दो, मुगल प्रांत हुआ करते थे, प्रांत, प्रोविंसेस। ठीक है, प्रांत।
प्रोविंस। ठीक है, अब अगर ये मुगलों के ही प्रांत थे तो अलग कैसे हुए? जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई तो इन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया और स्वतंत्र घोषित कर दिया। लिखो, हाँ इसी को कंटिन्यू लिखो। लिखो, केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर, केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर इन प्रांतों ने स्वयं को मुगल साम्राज्य से अलग कर, मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र घोषित कर लिया। कहाँ रह गए, पूछिए। स्वयं को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब देखो, खास बात यह है कि इन्होंने अपने आप को मुगलों से तो अलग कर लिया, मुगल साम्राज्य से तो अलग कर लिया, लेकिन इन्होंने हमेशा के लिए अपने नाते नहीं तोड़े उनसे। ठीक है, मतलब अलग होने के बावजूद भी, उसके बाद भी इन्होंने हमेशा मुगल सॉवरेंटी को माना। मतलब इन्होंने कभी उसको चैलेंज नहीं किया, कभी मुगलों के आमने सामने नहीं आए, उनकी संप्रभुता को कभी चुनौती नहीं दी। मुगल दरबार में, हाँ मुगल दरबार में अपनी तरफ से भेंट उपहार भेजते रहे। लिख लो, ये राज्य हाँ अलग होने के बाद भी मुगल दरबार में उपहार एवं भेंट भेजते रहे। एवं इन्होंने मुगल संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। बस जहां काम कर रहे थे ये कह दिया कि अब इस क्षेत्र में अब हम ही शासन करेंगे, अब हम अलग। जैसे होता है ना कि परिवार के बच्चे अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से अलग तो हो गए लेकिन सॉवरेंटी को चैलेंज इन्होंने नहीं किया, इन्होंने संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। लिख लिया सभी ने? तो ये हुए उत्तराधिकारी। अब इस श्रेणी में कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्य हैं इस श्रेणी में, लिखिए। बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी देखिए। दूसरी कैटेगरी क्या लिखी हुई है? नए राज्य। मतलब 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद, साम्राज्य के विखंडन के बाद कुछ राज्य नए उभरे, कुछ नए राज्य बने। नए राज्य बनने का मतलब क्या है? पहले वहां पे वो शक्ति नहीं थी, एक नई शक्ति का उदय हुआ। ये वो मुगल साम्राज्य के प्रांत थे, अलग हो गए छोटे छोटे राज्य, और ये नई शक्ति के रूप में उभरे। अब नई शक्ति के रूप में जो उभरे थे राज्य, उनको रेबेलियन स्टेट, रिसर्जेंट या विद्रोही राज्य कहा जाता है। क्यों? समझिएगा इसको। ये वो राज्य थे जिनका उदय मुगल साम्राज्य का विरोध करके, मुगल साम्राज्य के साथ विद्रोह करके फिर इनकी स्थापना हुई, इनका उदय हुआ। और इस कैटेगरी में लिखा दूंगी, इस कैटेगरी में मुख्य रूप से आता है जाट, सिख और मराठा। कौन कौन सा आता है? जाट, सिख और मराठा। अब इन तीनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ एक समानताएं हैं, कुछ अंतर भी है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि तीनों का ही उदय, तीनों की ही स्थापना मुगल साम्राज्य का विरोध करके। वो कहते हैं ना कि एक स्थानीय नेता हो, उसे स्थानीय लोगों का सहयोग मिले और सभी लोग मिलके एक मास मूवमेंट, एक बड़े स्तर पर एक जन आंदोलन करके, विद्रोह करके, और पहले से मौजूद सत्ता को चैलेंज करे, चुनौती दे, अपने क्षेत्र से उसे बाहर निकाल दे, और फिर अपने किसी एक स्थानीय मुखिया को, नेता को वहां का राजा घोषित कर दे।
इस तरीके से नए राज्यों की स्थापना हुई। इसी तरीके से शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, इसी तरीके से जाट राज्य की स्थापना हुई राजस्थान के भरतपुर एरिया में, दिल्ली आगरा राजस्थान का जो एरिया है वहां आसपास। ठीक है, इसी तरीके से सिख राज्य की स्थापना हुई। सिख राज्य की स्थापना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो तो अलग है, जिनका उदय हुआ है विद्रोह करके। किसका विरोध करके? मुगल साम्राज्य का। मतलब पहले से जो मौजूदा शासन था उसका विरोध करके स्थानीय स्तर पर कोई आंदोलन हुआ और स्थानीय लोगों ने अपने नेता को अपना मुखिया या अपना राजा घोषित कर दिया, और इस तरीके से एक नई शक्ति का उदय हो गया। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? हाँ, लिख लीजिए। नए राज्यों की स्थापना विद्रोही राज्यों के रूप में हुई। विद्रोही राज्यों के रूप में हुई। विद्रोही राज्य जहां पे लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। लिखो, जिसका तात्पर्य है कि पहले से मौजूदा शासन के विरुद्ध, पहले से मौजूदा शासन के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर एक जन आंदोलन किया गया, विरोध किया गया, और एक स्थानीय नेता को अपना मुखिया घोषित कर दिया गया। मतलब समझ में आ गया कि नए राज्य कैसे स्थापित हुए? मुगल साम्राज्य के विरोध में नए राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? लिखने की जरूरत है ये लाइन कि मुगल साम्राज्य के विरोध में नए राज्यों का गठन हुआ? नहीं ना? लिखो, इस श्रेणी में, हाँ इस श्रेणी में 3 राज्य शामिल हैं, ये 3 शक्तियां शामिल हैं। मराठा, जाट एवं सिख। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज हो गई। यहाँ ये हो गए मराठा, जाट एवं सिख। अब तीसरा जो वर्ग है, ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ये स्वतंत्र राज्य। इसका मतलब 18वीं शताब्दी में जब कुछ क्षेत्रीय शक्तियां उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित हुई, कुछ क्षेत्रीय शक्तियां कैसी थी? नए राज्य के रूप में उभरी। उस समय कुछ राज्य ऐसे भी थे जो पहले से ही स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित थे। वो स्वतंत्र राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य के समय से ही स्थापित थे। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब मुगलों के रहते हुए मुगलों ने और उनके बीच में कोई एक अच्छा संबंध रहा हो, या ये कह दिया हो कि आप अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य के समय से ही स्वतंत्र शासन कर रहे थे, वो शक्तियां 18वीं शताब्दी में भी मौजूद थी। ठीक है, लिखो, इस वर्ग में वे राज्य शामिल हैं जो बेटा यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप PYQs देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
ठीक है, इस वर्ग में वे राज्य शामिल हैं जो मुगल साम्राज्य के समय से ही स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, राजपूत, मैसूर और तीसरा है केरल। ठीक है, तो जो अगर ये कहा जाए कि 18वीं शताब्दी का भारत बताइए, मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, 18वीं शताब्दी की राजनीतिक परिदृश्य बताइए, उसकी राजनीतिक स्थिति बताइए। ये पूछ लिया जाएगा कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कैसे परिस्थितियां थी कि 18वीं शताब्दी में व्यापारिक कंपनियों ने भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना कर ली। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? अब भारत की राजनीतिक स्थिति बताओगे कि भारत में कोई एक शक्ति नहीं थी, बल्कि भारत कैसा था, राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, विखंडित राज्य थे, है ना। और जब विखंडित राज्य होते हैं तो क्या होता है, बताओ नुकसान क्या है इसका? केंद्र ने, मान लीजिए केंद्रीय शक्ति कमजोर है, छोटे छोटे अपने अपने क्षेत्रों में नई नई शक्तियां उभर कर आ गई, सबसे पहली बात आ जाएगी क्षेत्रीयता बढ़ेगी इससे, है ना, क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, अपने अपने क्षेत्र को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, अपने क्षेत्र का प्रसार करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा कैसी होगी, राइवलरीज होंगी, दुश्मनी होंगी पड़ोसियों के बीच में। और जब जो पड़ोसी लड़ते हैं तो फायदा कौन उठाता है, तीसरा। और यहाँ पे तीसरा कौन था, यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, बस यही वो कारण था कि भारत अगर विखंडित राज्यों में नहीं बटा हुआ होता, कोई एक केंद्रीय शक्ति रही होती, तो दक्षिण में भी जब इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादा, आप कभी सोचिए कि उत्तर भारत में ज्यादा कंपनियां स्थापित करने के बजाय दक्षिण भारत में कंपनियां स्थापित क्यों हुई ज्यादा? क्योंकि ये केंद्र के शासन से कहीं हद तक ये जो हिस्सा था वो स्वतंत्र था, तो यहां पर क्षेत्रीय राजाओं से उनको डील करना था। और बहुत फर्क हो जाता है एक क्षेत्रीय शक्ति से बातचीत करने में और एक केंद्रीय शक्ति से बातचीत करने में। तो मुगल बादशाह से परमिशन लेना और एक क्षेत्रीय राजा से परमिशन लेना, बहुत, दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। और जब मुगल साम्राज्य के ही छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जब उसी की शक्ति कमजोर हो गई, तो फिर इसका नुकसान तो होना ही था। ठीक है, चलिए, तो अब हम मैप बना के और इन सब की एक बार लोकेशन देखते हैं। ठीक है, मैप बनाइए इंडिया का। अब नाम आप बताते जाइए कॉपी में बिना देखे। तो सबसे पहले बताइए उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे, सक्सेसर स्टेट्स। हाँ, और अवध। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंगाल की लोकेशन फिल करते हैं। ये जो हिस्सा था ये पूरा क्या था, ये पूरा बंगाल। उसके बाद ये गंगा का जो मैदान वाला जो हिस्सा था, इसी के पड़ोस में, बंगाल के पड़ोस में, ये कौन थे, अवध। यहां पर ये थे
हैदराबाद। ठीक है, इसको भी ब्लू कलर का। तो ये हो गए उत्तराधिकारी राज्य, अवध, बंगाल और हैदराबाद। इसके बाद उत्तराधिकारी राज्यों के बाद अब नए राज्यों की बात करते हैं। ठीक है, नए राज्य। तो नए राज्य में जो जाट राज्य की स्थापना हुई थी वो दिल्ली आगरा के आसपास, राजस्थान वाला जो रीजन है, उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है थोड़ा सा, वो वहां पर इसकी स्थापना हुई। मुख्य जो केंद्र था वो कौन सा था? वो था भरतपुर। ठीक है, तो ये हो गया जाट। ये जो क्षेत्र था बाद में इसका प्रसार हो गया था, जम्मू कश्मीर पूरा इसके अंडर में आ गया था, इधर तक ही पूरा। इसको भर दीजिए सिख। ठीक है, और यहां पर मराठा। इसके बाद जो स्वतंत्र राज्य थे वो कौन कौन से थे? राजपूत, मैसूर और ये, उसके बाद ये केरल और ये मैसूर, जो आधुनिक कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये स्वतंत्र राज्य, राजपूत राज्य, ये मतलब छोटे छोटे राजघराने थे। उसके बाद ये केरल और ये मैसूर। ठीक है, और मुगल साम्राज्य अभी भी था, मुगल साम्राज्य अभी भी था। मुगल साम्राज्य के साथ साथ में ये चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, डिक्लाइनिंग फेज है उसका, डिक्लाइन कर रहा है। एरिया कैसा होता जा रहा है? बिल्कुल छोटा होता जा रहा है उसका एरिया। ये राज्य उभर कर आ गए, क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आ गई, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये कैसे थे? मुगल साम्राज्य के ही हिस्से थे। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, उत्तराधिकारी राज्य। उसके बाद सिख, जाट और मराठा ये नए राज्यों की श्रेणी में है। और उसके बाद केरल, मैसूर और ये राजस्थान, राजपुताना, थोड़ा सा मालवा रीजन। ठीक है, ये कौन सा था? ये स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब एक बात बताइए, अब इस तरीके के बाद, अब इसको थोड़े, इस मैप को थोड़ा सा इमेजिन करिए और आप सोचिए कि इस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियां थी। ठीक है, इन मराठाओं ने बाद में अपना प्रसार करना शुरू कर दिया। ये पूरा एरिया उत्तर भारत तक पहुंच गए थे मराठास। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ एक लोकेशन फिल किए कि हाँ यहाँ पे थे। इसके बाद इन्होंने जब प्रसार किया तो ये पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर भारत तक पहुंच गए थे। कल पढ़ा था ना किसके शासन काल में बाजीराव फर्स्ट ने अटैक किया था दिल्ली पर? किसके, कौन से मुगल बादशाह के शासन काल में मराठाओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? हाँ हाँ, कॉपी पेज पलटे जा रहे हैं। याद नहीं है ना? रिवाइज नहीं किया? ईमानदारी से बताइए किस किसने रिवीजन नहीं किया। अब आप पूछोगे ये भी कोई क्वेश्चन? नहीं किया ना रिवीजन? क्यों नहीं किया? नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं दिन भर में, बहुत ज्यादा वर्कलोड है मैडम, कितना ही पढ़ें कितना ही रिवाइज करें, है ना? या फिर ये सोचते क्लास खत्म हो गई, कॉपी करो, बंद, कल देखेंगे।
हाँ, यही होता है ना। मतलब वो कॉपी जो यहाँ एक बार बंद हो गई वो यहीं पे खुलेगी, और उन बच्चों की तो शायद ही कॉपी खुलती होगी जो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखते होंगे तो भी कॉपी बंद ही रखते होंगे, सोचते होंगे चलो ठीक है देख लेंगे, नहीं तो पड़ोसी से क्लासमेट से ले लेंगे कॉपी बाद में। क्या किया जाए इसका ना, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं। अब आप 4-5 नाम मेरे से मुझे बोलोगे, मैम मोहम्मद शाह, मैम अहमद शाह, तो ये आंसर देना नहीं होता, ये पूछना होता है ये ना ना, आई थिंक नहीं। अच्छा तो बताइए क्या किया जाए, क्या प्रिविजन करें, कैसे सुधारा जाए, आपको बताइए क्या करेंगे आप। ये आपकी कमी नहीं, यहाँ जितनी बाहर भीड़ दिखाई दे रही है उसमें ज्यादातर ऐसे ही होंगे, और जो थोड़े बहुत जो रिवीजन करते होंगे ना डेली बेसिस पे, बस वही बनने वाले हैं, यस देख लेना। क्या समझे? अगर आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं आऊंगी 2 घंटे लेक्चर दूंगी उसके बाद चली जाऊंगी, तो देखिए ऐसा तो नहीं चलेगा ना, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप किताब ही पढ़ लो। बताइए कल कौन कौन रिवीजन करके आएगा? अरे कम से कम हाँ तो भर लो, इतना आलस भरा हुआ है। पीछे वाले तो हाँ भी नहीं बोल रहे, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है मैडम, कैसे बोले कि हाँ हम भी होमवर्क कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बहुत ईमानदारी से कल रिवीजन करके आएंगे। देखो आपसे कितनी उम्मीद कर रही हूँ मैं। आप जितना ज्यादा हंसे हो ना इस बात के ऊपर, वहीं से मुझे डाउट हो गया। अच्छा चलिए, अब अगर ये कहा जाए कि ये भारत की राजनीति थी उस समय, मुगल साम्राज्य भी है जो हमने यहाँ बनाया नहीं है, ये हमने क्षेत्रीय शक्तियां ही यहाँ पे मेंशन की हैं, तो अब आप बताइए इस तरीके की राजनीतिक स्थिति अगर किसी देश की होगी तो वहां पर बाहर से आने वाली व्यापारिक कंपनी जो व्यापारिक हित के लिए आई है, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए आई है, ठीक है, अब वो इस परिस्थिति का फायदा कैसे उठाएंगे, किस तरीके की नीतियां अपनाएंगी, ये बताइए, सोचिए, और तुरंत बोलना नहीं है, पहले सोचो, 10-20 सेकंड लो सोचने में, फिर बोलना। हाँ इसको देखो, इसको देखिए, इस स्थिति को देखिए, भारत की राजनीतिक स्थिति को देखिए, छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, बाहर से जो विदेशी कंपनियां आई हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है भारत में ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ, विदेशी कंपनियां, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना, टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पे अब आप देखिए ये जो कोस्ट है, मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ आपकी, ये कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन है, जितने भी बंदरगाह क्षेत्र थे ज्यादातर कहाँ पर स्थित थे, इन्हीं तटीय क्षेत्रों पर थे। क्या ये जो तटीय क्षेत्र थे ये किसी की एक ही शक्ति के अधीन थे, अलग अलग शक्तियों के अधीन थे? कंपनियां भी एक ही थी कि ज्यादा थी? ज्यादा थी। अब अगर ज्यादा कंपनियां हैं एक से, क्षेत्रीय शक्तियां भी अलग अलग हैं, बंदरगाह क्षेत्र व्यापारिक केंद्र अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन है, तो व्यापारिक कंपनियों के बीच में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होगी कि नहीं होगी, कि इस क्षेत्र के पास पहले मैं पहुंच जाऊं, मैसूर के साथ दोस्ती मैं कर लूं, फ्रेंच कंपनी पहुंच गई मैसूर के पास, और जब फ्रेंच का इन्फ्लुएंस, फ्रांसीसी कंपनी का जब बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया मैसूर में, तो अब बताइए जो जो उसका प्रतिद्वंदी होगा, जो जो उससे कंपटीशन करता होगा, उसको बड़ी खुशी होगी इस बात से? खुशी नहीं होगी ना। तो वो क्या कोशिश करेगा कि मैसूर में मेरी जो कॉम्पिटिटर, जो जो प्रतिद्वंदी कंपनी है उसका प्रभाव कम होना चाहिए। अब वो क्या करेगा, अब वो पहले मैसूर की पावर को थोड़ा जज करने की कोशिश करेगा, मैसूर को जज करेगा, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालना शुरू करेगा, सोचेगा मैं खुद से इसको डील कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ,
फिर वो सोचेगा अच्छा मेरे कॉम्पिटिटर को तुमने अपने क्षेत्र में व्यापार करने के अधिकार दे दिए, ठीक है, मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास जाता हूं। तो कहां गए? हैदराबाद। कहां गए? मराठा। और इनसे क्या कहा कि देखो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है मैसूर, और हैदर अली बहुत ज्यादा कैसा एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी शासक है, सुल्तान है, क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, उत्तर की तरफ आएगा। तो मराठा की सीमा क्षेत्र और हैदराबाद की सीमा क्षेत्र दोनों ही कहीं ना कहीं, दोनों पे खतरा है। अब अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारा साथ दूं। बताइए, क्षेत्रीय जो शत्रुता थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, उसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया? क्योंकि कंपनियां भी एक से ज्यादा थी और जो व्यापारिक केंद्र थे वो भी एक से ज्यादा क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन थे। तो जैसा कंपटीशन कंपनियों के बीच में था, वही कंपटीशन उन्होंने किसके बीच में ला दिया? भारत के क्षेत्रीय शासकों के बीच में ला दिया। समझ में आ रहा है? ये चीजें जितना डिस्कशन करोगे, जितना समझोगे चीजों को, आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज उठा के देखिएगा बाद में, अब ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन डिस्कशन करो, उस चीज को एनालाइज करो, ठीक है? तो क्षेत्रीय शत्रुता का इन्होंने फायदा उठाया, और क्षेत्रीय शत्रुता का फायदा उठाएंगे तो क्या करेंगे? जब एक राज्य से कहेंगे कि हम दूसरे राज्य के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करेंगे, इसका मतलब राजनीति में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? विदेशी मामलों में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? सैन्य मामलों में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही बात दो राज्यों की आ गई, वैसे ही क्या हो गया? विदेशी मामलों में हस्तक्षेप, बाहरी मामलों में हस्तक्षेप हो गया। किसी एक राज्य की जो शक्ति होती है, जो वो डिसाइड करता है कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, किससे संधि करनी है, अब उधर से आ गए, आके चुगलियां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके खिलाफ तो इस तरीके की साजिशें हो रही है, हम तो व्यापारिक कंपनी, हमें पता होता है, भड़का दिया। तो यही हुआ ना, वरना ऐसा थोड़ी था कि मैसूर में कोई शक्तिशाली शासक नहीं थे, हैदर अली के पास शक्ति नहीं थी, टीपू सुल्तान शक्तिशाली नहीं थे, या मराठा जो थे वो शक्तिशाली नहीं थे, या हैदराबाद शक्तिशाली, निजामुल मुल्क इतना शक्तिशाली शासक था, वो दक्खन में उसके नाम से कांपते थे सब। इंसान छोड़ो, वो अपने साथ वो अपने शेर लेके चलते थे, वो निजामुल मुल्क 2-2 4-4 शेर चलते थे उनके साथ, शेर पालते थे, खौफ था पूरे दक्खन में उनका, इतना खतरनाक शासक था वो, इतना शक्तिशाली था। पूरे दक्खन में कोई भी राजनीतिक हरकत होने से पहले सब उसके बारे में सोचते थे। जब मराठाओं को दिल्ली पर आक्रमण करना था तो पहले हैदराबाद के निजाम के पास आए थे कि जब हम दिल्ली पर अटैक करें तो आप बीच में मत आना। क्यों क्यों आता हैदराबाद बीच में? क्योंकि हैदराबाद कभी मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा था, तो उनको लगा था कि अगर हम दिल्ली पे अटैक करेंगे तो हैदराबाद उसके पक्ष में आएगा, और हैदराबाद अगर दक्खन से आ गया तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो हैदराबाद अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य था। बंगाल, अवध, ये शक्तिशाली थे, लेकिन कंपनियों ने किस चीज का फायदा उठाया? इनकी आपसी शत्रुता, इनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था राज्यों के बीच में, क्षेत्र विस्तार का जो कंपटीशन था, जो प्रतिस्पर्धा थी, उसका फायदा उठाया। जो क्षेत्रीय शत्रुता थी उसका फायदा उठाया, और इन क्षेत्रीय शक्तियों से उन्होंने क्या किया? अलग अलग तरीके की संधियां करने शुरू कर दी, इनको अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। कभी आपने सोचा है कि एक विदेशी कंपनी आके बोले कि हम सहायक संधि, हमारे साथ सहायक संधि कीजिए? सहायक संधि को ध्यान से जब डिटेल में पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि वो सच में सहायक संधि के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, किसकी सहायता हो रही थी, कहा किसके लिए गया था और सहायता हुई किसकी थी। अब अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से लड़ेंगे तो जो विदेशी कंपनी होगी वो क्या कहेगी? विदेशी कंपनी क्यों कह रही थी? वो क्यों कह रही थी कि हम आपकी सहायता करेंगे युद्ध में? सहायक संधि, सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। एक होता है सहायता और एक होता है सहायक, मतलब सहायता करने वाला।
तो उन्होंने कहा कि सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कौन करेंगे? बोला हम करेंगे सहायता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम करेंगे। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए आपके पास बड़ी आर्मी है, हमें पता है, लेकिन हमारे पास एडवांस वेपन्स हैं, तकनीकी है हमारे पास, नए हथियार है हमारे पास। आपकी आर्मी से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी है हमारी, अनुशासित आर्मी है हमारी, तो हम सहायता करेंगे। अब वो बात फायदेमंद तो तब होती ना जब किसी एक या दो राज्य के साथ सहायता करते, सहायक संधि करते। अब ऐसा कह के सबके साथ सहायक संधि कर ली, अब किसकी सहायता करेंगे बताइए? ज्यादा से ज्यादा राज्यों के साथ सहायक संधि की ना, अगर किसी एक से सहायक संधि कर लेते तो ये माना जाता कि इनके प्रोटेक्टर, इनके सहायक कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। लेकिन उस कंपनी ने क्या किसी एक शक्ति से थोड़ी सहायक संधि की थी, एक से ज्यादा राज्यों के साथ सहायक संधि कर ली। जो दो दुश्मन थे उन्हीं दोनों के साथ सहायक संधि कर ली। अब इसकी सहायता करेंगे, उसकी सहायता करेंगे? उन्होंने कहा वो हमारा काम। तो उन्होंने कहा उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए हम अलग आर्मी रखेंगे, तुम्हारे लिए अलग आर्मी रखेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नीतियां बहुत मैटर करती हैं। ये यूरोपियन कंपनीज की पॉलिसीज थी, उनकी नीतियां थी, जिन्होंने क्षेत्रीयता का, इस मुगल साम्राज्य के विखंडन का, क्षेत्रीय शक्तियों का बहुत ज्यादा उन्होंने फायदा उठाया और एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया इनको। ठीक है, तो इतना समझ में आया? अब हम थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ लिखेंगे, थोड़ा बहुत बंगाल के बारे में, अवध के बारे में और हैदराबाद के बारे में, इनकी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके का की राजनीति थी यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखिए बंगाल। सबसे पहले बंगाल लिखिए। अब आप बताएंगे पहले अब ये लोकेशन देखिए भारत में, भारत के नक्शे में बंगाल की लोकेशन देखिए और बताइए ये बंगाल भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ रहा है, क्या इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है वो बताइए। अच्छा, पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। और अच्छा, मतलब इसमें कोस्टल रीजन भी है, तटीय क्षेत्र भी है। ठीक है, तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र है तो क्या लाभ होगा इनको? आवागमन क्यों? मतलब किस पर्पज से, किस उद्देश्य से? व्यापार से। मतलब अगर तटीय क्षेत्र है तो इनको व्यापारिक लाभ होगा, व्यापार में इनकी बढ़ोतरी हुई, व्यापारिक लाभ इनको मिला। ये व्यापार, व्यापार कैसा? आंतरिक व्यापार या बाहरी व्यापार? विदेशी व्यापार। विदेशी। तो तटीय क्षेत्र था इसलिए विदेशी व्यापार भी होता था, विदेशी व्यापार होगा। ठीक है, बंदरगाह क्षेत्र, ये पहला पॉइंट। विदेशी व्यापार होगा तो आर्थिक स्थिति कैसी होगी? आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर। ठीक है, अच्छा और बताइए, और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? और क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा, कौन सा दुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र, दो नदी तंत्र हैं यहाँ पर, एक गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र वो यहाँ है बेटा, अवध में। हाँ, इसको जमुना बाद में बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बाद में जमुना। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से नदी तंत्र हैं? दो नदी तंत्र हैं, लिखो नदी तंत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की, ब्रह्मपुत्र और इन दोनों की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है,
गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियां समझते हैं ना? हाँ, जो इनकी मुख्य धारा में एक होती है मुख्य नदी। मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, और गंगा नदी में जो भी अन्य धाराएं आके मिलेंगी इसमें ये मुख्य धारा मानी जाएगी। और जितनी भी धाराएं आके मिलेंगी, जो भी नदियां मिलेंगी, उन नदियों को क्या कहा जाता है? इस मुख्य नदी की सहायक नदी कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये। ठीक है, अब नदियों द्वारा, अब इतनी नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र होगा तो क्या फायदा होगा बताइए? नदियों, जहां नदी क्षेत्र होता है वहां की मिट्टी कैसी होती है? कौन सी मिट्टी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। क्या कहते हैं उसे? जलोढ़ मिट्टी, है ना? जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कैसी होती है? उपजाऊ ज्यादा होती है। ज्यादा उपजाऊ होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो उनकी जो आवश्यकताएं वो भी पूरी होंगी, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, जो अधिशेष उत्पादन है, उससे क्या होगा? व्यापार, है ना? तो मतलब ये जो क्षेत्र है ये कृषि और व्यापार की दृष्टि से, कृषि एवं व्यापार दोनों की दृष्टि से फिर इसको लाभ हुआ इस भौगोलिक क्षेत्र का। मतलब यहाँ की बंगाल की कृषि और बंगाल का व्यापार दोनों ही समृद्ध थे। ठीक है, व्यापारिक केंद्र होंगे, यहाँ पर व्यापार होगा तो व्यापारिक केंद्र होंगे। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है वो इन दोनों ही कारणों से आर्थिक रूप से, बताइए बंगाल की स्थिति कैसी थी? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाल वाज वेरी प्रोस्पेरस, बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र था। आर्थिक दृष्टि से बंगाल बहुत समृद्ध क्षेत्र था। अब जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा उसकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति कैसी होगी? मजबूत होगी। कहते हैं कि जब ये बंगाल, जब ये मुगल साम्राज्य का ही प्रांत हुआ करता था, तो जैसे अलग अलग प्रांतों से राजस्व इकट्ठा होके आता था, ऐसे ही बंगाल से भी राजस्व जाया करता था दिल्ली, आगरा। ठीक है, कहते हैं कि अन्य प्रांतों की तुलना में सबसे ज्यादा राजस्व हमेशा कहां से आता था? बंगाल से आता। तो बहुत इकोनॉमिकली मुगल्स के लिए, मुगल एम्पायर के लिए बंगाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोविंस था, बहुत महत्वपूर्ण प्रांत हुआ करता था बंगाल मुगल साम्राज्य के लिए। ठीक है, अब जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई वैसे ही यहाँ के शासक क्या करेंगे? जो राजस्व जाता था अब उस राजस्व में क्या करना शुरू कर देंगे? कटौती करना शुरू कर देंगे। पहले से कम राजस्व भेजेंगे, फिर थोड़ा और कम भेजेंगे, फिर और कम भेजेंगे, और जैसे ही मौका मिला वैसे ही क्या कह देंगे? अब तुम अलग हम अलग। ठीक है ना? यही हुआ 1717 में। 1717 में मुर्शिद कुली खान, पहले 1700 में, 1700 में औरंगजेब ने इनको बंगाल भेजा था, एक अधिकारी के रूप में इनको बंगाल भेज दिया था। 1717 में औरंगजेब के बाद 1717 में बताइए कौन से मुगल बादशाह थे? 1717 1717 वेरी गुड, फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने 1717 में मुर्शिद कुली खान को यहाँ का बना दिया दीवान कि आप जाइए वहां संभालिए उसे। ठीक है, वहां जाने के बाद इनकी पोजीशन और स्ट्रांग हुई। अब दीवान का काम क्या होता है? राजस्व, इकोनॉमिक अफेयर्स देखना, आर्थिक जो संसाधन थे उन पर नियंत्रण रखना मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इनकी पोजीशन और स्ट्रांग होती चली गई बंगाल में, और इन्होंने राजस्व के साथ साथ वहां के प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में
लेना शुरू कर दिया। तो समझ लीजिए 1717 से मुर्शिद कुली खान वो थे जिन्होंने धीरे धीरे बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उस पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया था। लिखो बंगाल में ही लिखो राजनीतिक इतिहास, ये हटा दूं। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान लिख लो, शासन लिख लीजिए ऐसे, बंगाल में शासन ऐसे लिख के फिर लिखो मुर्शिद कुली खान 1717 से, मुर्शिद कुली खान ने लिखो 1717 ईस्वी से बंगाल को 1717 से बंगाल को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, 1717 में ये यहाँ के दीवान के रूप में नियुक्त हुए थे। फर्रुखशियार ने इनको क्या बनाया था, दीवान के रूप में इनकी नियुक्ति की थी। तो दीवान जो होंगे वो क्या करेंगे, राजस्व के मामले देखेंगे, और राजस्व इनके नियंत्रण में आया तो राजस्व को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया, साथ साथ में प्रशासन की शक्तियां भी अपनी तरफ कर ली। ठीक है, लिख लो 1717 में इन्हें फर्रुखशियार के द्वारा दीवान के रूप में, पॉइंटर फॉर्मेट में लिख लो कोई इशू नहीं, दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, राजस्व के साथ साथ इन्होंने प्रशासनिक शक्तियों को भी अपने नियंत्रण में, राजस्व के साथ साथ इन्होंने प्रशासनिक शक्तियों को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, 1727 तक। इनके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद आए शुजाउद्दौला, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन, ठीक है, शुजाउद्दीन आए। इनके बाद जो अगले मुख्य शासक थे, नवाब थे, यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, यहां पे लिख लेना नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान आए। ठीक है, अली वर्दी खान कहते हैं बंगाल के जो नवाब हुए, जैसे मुर्शिद कुली खान, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अली वर्दी खान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। इंपॉर्टेंस किस हिसाब से, इंपॉर्टेंस इस हिसाब से कि ये जब बंगाल के नवाब बने, इन्होंने बंगाल को जब अपने क्षेत्र शक्ति के रूप में अलग कर लिया, तो इन्होंने बंगाल में काफी सुधार किए। वहां पे कृषि से संबंधित सुधार किए, वहां पे व्यापारिक सुधार किए गए, सुरक्षा के इंतजाम करवाए, व्यापारियों को बहुत सहयोग दिया इन्होंने, और जो विदेशी व्यापारी बंगाल में थे उनके ऊपर सख्त नियम लागू किए थे इन्होंने, ताकि भारतीय व्यापारी जो क्षेत्रीय व्यापारी हैं उनको किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव ना हो। और इसीलिए ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बंगाल के नवाबों से परेशान हो रही थी, मौका ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई कमजोर ऐसा कोई इंसान आए, ठीक है, जिससे फिर हम अपने हिसाब से जिनसे शासन करवा सकें। ठीक है, उसके बाद आए सिराजुद्दौला।
ये इनके आगे भी स्टार मार्क कर दीजिए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में बताइए क्या खास हुआ, क्या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए। सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। और प्लासी का युद्ध भी किस वजह से हुआ था? जो अभी मैंने कहा कि बंगाल के ये जो नवाब थे ये क्या करते थे, इन्होंने सुधार किए, कृषि से संबंध, लिख लीजिए, ये ऐसे ओवर लिख लिया ना आपने, एक दो नाम और लिख लो। सिराजुद्दौला के बाद आए मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर कासिम को हटा के वापस किसको ले आए थे? जाफर को ले आए थे। ठीक है, अब सुनो, अब एक पॉइंट लिखिए, पूरी लाइन लिखना। ठीक है, अब लिखो, बंगाल के नवाबों के द्वारा बंगाल क्षेत्र में कृषि एवं व्यापार में काफी सुधार किए गए या सुधार कराए। ठीक है, विदेशी कंपनियों पर सख्त नियम लागू किए गए, ताकि विदेशी कंपनियों पर सख्त नियम या कठोर नियम लागू किए गए ताकि स्थानीय व्यापारियों के साथ भेदभाव ना हो। व्यापारियों के साथ भेदभाव ना हो, इसका मतलब क्या समझेंगे? स्थानीय व्यापारियों का संरक्षण किया इन्होंने, भारतीय व्यापार का संरक्षण किया इन्होंने, है ना। विदेशी कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों पे इन्होंने, जो बाहरी कंपनी थी उनको कंट्रोल किया। अब ये क्यों जरूरत पड़ी उनको, सख्त नियम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? आपको याद हो 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल दरबार से एक फरमान मिला था। किसने दिया था ये फरमान? अभी जिक्र हुआ है मुगल बादशाह का, क्या नाम था उनका? फर्रुखशियार। मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में एक फरमान दिया। फरमान का मतलब होता है अनुमति पत्र, होता है कि अनुमति है, जो आधिकारिक, जो शासन में जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा जारी किया गया ये एक अनुमति पत्र होता है, फरमान देना। तो फरमान दिया उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट, इतना ही महत्वपूर्ण जो फरमान था वो किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब कौन आए थे उनके दरबार में? थॉमस रॉ आए थे। ठीक है, उस समय जो फरमान दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकती है। 1615-16 में जो फरमान मिला था उसमें क्या कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य में, मतलब जितने क्षेत्र में मुगल साम्राज्य है वहां अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकती। लेकिन 1717 का जो मुगल फरमान था उसमें यह कह दिया गया था कि ये मुक्त व्यापार कर सकते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई थी। फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। और मुक्त व्यापार था इसका मतलब क्या? अब इनके ऊपर किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो फरमान मिला था इससे स्थानीय व्यापारियों को क्या नुकसान था, ये बताइए। जो स्थानीय व्यापारी थे उनको क्या नुकसान था?
अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया या फरमान मिल गया मुगल बादशाह से, तो स्थानीय व्यापारियों को कोई नुकसान था क्या? हाँ या ना? अच्छा, था मतलब, तो क्या नुकसान था? कैसे? हाँ हाँ, सोचिए, इनके ऊपर शुल्क कौन लगा रहा था? शासन लगा रहा था। अब अगर शासन ने इनके ऊपर शुल्क नहीं लगा, इनको मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी, तो जो स्थानीय, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो बंगाल के स्थानीय जो व्यापारी थे उनको क्या नुकसान होगा? हाँ, तो वो कर दे रहे थे तो, हाँ तो एग्जैक्टली exactly. अगर स्थानीय व्यापारी शुल्क अदा कर रहे हैं तो उनकी जो वस्तु है उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो उस शुल्क के लगने के बाद डिसाइड होगा, मतलब मूल्य ज्यादा होगा और इनकी वस्तु कम मूल्य की होगी। ठीक है, तो व्यापार में लाभ किसको होगा ज्यादा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाहर भी जो व्यापारिक जो वस्तुएं जब बाहर भी जाएंगी तो वहां पे भी इन्हीं को मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये जो फरमान इनको मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे स्थानीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। दूसरा क्या, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या करने लगी थी? फरमान मिला था कंपनी को, उसके एम्प्लॉयज को नहीं, एम्प्लॉयज को नहीं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अधिकारी निजी व्यापार कर रहे थे बंगाल में। निजी व्यापार कंपनी से अलग, मतलब जो सैलरी मिली उसी से साथ साथ में साइड बिजनेस। ठीक है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, जो अधिकारी थे, ठीक है, उन्होंने खुद बंगाल में निजी व्यापार करना शुरू कर दिया और वो जो फरमान था उसका फायदा, उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश कंपनी खुद मुक्त व्यापार कर रही है, उसके अधिकारी जो भी हैं, उसके लोग हैं, वो भी मुक्त व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे में जो स्थानीय व्यापारी थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब होती चली गई। तब ये जो बंगाल के नवाब थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने सख्ती लगाना शुरू कर दिया, नियम कठोर कर दिए। ठीक है, जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, कंपनी को फरमान मिला है, अधिकारियों को नहीं, तो उनको पनिश करना शुरू कर दिया, उनको रोकना शुरू कर दिया, उनको पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। अब कंपनी से बर्दाश्त नहीं हो, अब कंपनी ने सोचा कि किसी तरीके से मुगल बादशाह को, या क्या कहते हैं, बंगाल के जो नवाब हैं इनको अपने फेवर में करना पड़ेगा, डराया धमकाया जाए, कुछ किया जाए। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो जो इन्होंने अपनी जो व्यापारिक बस्तियां बनाई हुई थी कलकत्ता में, उसकी किलेबंदी करना शुरू कर दिया। कलकत्ता में इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। जब वहां किलेबंदी करनी शुरू की तब बंगाल के नवाब को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, अलग हो गए थे ना मुगल साम्राज्य से, अब तो बंगाल के नवाब वही थे, शासक वही थे, तो उन्होंने कहा मेरे संप्रभु क्षेत्र में कोई और अपना सीमा क्षेत्र कैसे बना लेगा, तो किलेबंदी नहीं की जाएगी। उन्होंने उस चीज के लिए मना की। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लग रहा था कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास एडवांस वेपन्स हैं, और उन्होंने क्या कि बात नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी तो सिराज को आया गुस्सा, पर अग्रेसिव थे, गुस्से वाले थे, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाए, आए, घेराबंदी की, जहां वो वहां पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे सबको मारा पीटा, हराया। जो बच गए उनको क्या किया? वहीं एक कोठरी थी, प्रिजन, उसमें बंद कर दिया। ठीक है, और मेजॉरिटी जो जो ब्रिटिशर्स उसमें थे वो सारे के सारे दम घुटने की वजह से मर गए। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है इसको, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। उसमें एक छोटा सा एक झरोका था बस ऊपर, और उन लोगों में आपस में ही इतनी अंदर इतनी लड़ाई हो गई कि किसी तरीके से उस झरोके तक पहुंचे, थोड़ी सांस आ जाए। और जब ये घटना हुई, कहते कुछ ब्रिटिशर्स अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए।
कि किसी तरीके से यहां से बच जाओ, वरना आज ये नवाब किसी को नहीं छोड़ेगा, पागल हो गया है। और जब इसकी सूचना किसको मिली, रॉबर्ट क्लाइव को मिली, तब वो पहुंचे कहां, बंगाल। और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और देखो कितने तेज, उनको पता था कि सीधे सीधे बंगाल के नवाब को सीधे सीधे चैलेंज करना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, इतने भी कमजोर नहीं है ये लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के दरबार के लोगों को अपनी तरफ मिलाया, ठीक है, उन्हीं के दरबार के लोगों को अपनी तरफ मिला के उन्होंने युद्ध में जब आमने सामने आए तो सिराज की जो सेना थी, उसकी आधी सेना लड़ रही थी और उसकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 1/3, 1/3 से भी ज्यादा सेना युद्ध के मैदान तक पहुंच गई और पहुंच के युद्ध में शामिल नहीं हुई, कमांड को फॉलो ही नहीं किया। और जब सिराज ने देखा कि सेना यहां तक आके धोखा दे रही है, युद्ध में शामिल ही नहीं हो रही है, तो पता नहीं इन्होंने ये षड्यंत्र और कितना गहरा करके रखा होगा। और तब वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उनको पकड़ लिया गया रास्ते में ही और उनकी हत्या कर दी गई। उनके षड्यंत्रकारियों में मीर जाफर सबसे मुख्य थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो अगला नवाब तुम ही बनोगे भाई, और उन्हीं को बनाया। और फिर मीर जाफर से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने की उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हो हमें, कि हमारे अधिकारियों को व्यापार करने दिया जाए। स्थानीय व्यापारियों को बिल्कुल तबाह कर दिया, ज्यादा से ज्यादा वसूली की, युद्ध के हर्जाने के रूप में वसूली की। जब मीर जाफर को यह समझ में आने लगा कि तुम भी तो नवाब हो बंगाली, वो कहते हैं ना उस पद पे जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पद का भी प्रभाव पड़ता है। अब जब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि ये तो नवाब वाले ऑरा में आ रहा है, थोड़ा सा एटीट्यूड आ रहा है नवाब वाला, तो उन्होंने क्या कहा, मीर जाफर को कहा अब तुम हटो, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। किसको बिठाया, मीर कासिम को बिठाया। मीर कासिम मीर जाफर से भी 4 कदम आगे थे। उन्होंने कहा कलकत्ता से दूर जाया जाए, ठीक है, और कहां पहुंच गए, मुंगेर। उन्होंने कहा कि इनसे थोड़ा दूर हो जाएं, इनके प्रभाव से थोड़ा दूर हो जाएं, ब्रिटिशर्स के प्रभाव से दूर पहुंच गए। और उन्होंने ब्रिटिशर्स की बातें मानना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने रुपए भेजो, यहाँ पे इस राजस्व को हटा दो। कोई बात नहीं मानी उनकी। ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगा कि ये अब नवाब अपने तरीके से राज करेंगे, ये नहीं मानेगा। सबसे बड़ा उनका जो एक्शन था बंगाल के नवाब का, उन्होंने क्या किया, अपने स्थानीय व्यापारियों को भी कर से मुक्त कर दिया कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी नहीं रुक रहे, वो फरमान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आपका भी कर हटाया जाता है, मुक्त व्यापार करो। अब जैसे ही स्थानीय व्यापारियों को मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी, अनुमति मिली, वैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिशर्स नाराज, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो नाराज। अब सोचो, भारत का शासक, भारत का क्षेत्र बंगाल, वहां का शासक भारत की ही जनता के लिए, बंगाल के ही स्थानीय व्यापारियों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे रहा है, तो विदेशी कंपनी वो नाराज हो गई कि इनको क्यों आप परमिशन दे रहे हो, बराबरी क्यों कर दी तुमने व्यापार में। हमेशा से अपना डोमिनेंस रखना चाहते थे वो, अपना प्रभाव बना के रखना चाहते थे वो। ठीक है, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार फिर से युद्ध किया जाएगा बंगाल के साथ। प्लासी का जब युद्ध हुआ था, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, इसको भी किस लिए नहीं लिखवा रही वो बता देती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स में आएगा। अभी हम क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ रहे हैं सिर्फ। जब हम ब्रिटिश सॉवरेंटी पढ़ेंगे, वो सुप्रीमेसी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी का वर्चस्व भारत में स्थापित हुआ, राजनीतिक वर्चस्व, तब हम ब्रिटिश कंपनी बनाम बंगाल पढ़ेंगे, तब इनको नोट्स में आपके लिखाऊंगी, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। तब ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में एक बार दोबारा से युद्ध हुआ, और उसे क्या कहा जाता है, उसे बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कहा जाता है। कहते हैं कि भारतीय इतिहास में
इन दोनों युद्धों का सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों? कहते हैं कि प्लासी के युद्ध ने भारत में, ध्यान से सुनना, प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना की नींव रखी थी, फाउंडेशन बनाया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश विजय ने भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित कर दी। तो नींव रखने का काम प्लासी ने किया और वहां पर राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का काम किसने कर दिया? बक्सर के युद्ध ने कर दिया। क्यों ऐसा? क्यों? बक्सर के युद्ध में ऐसी क्या खास बात थी कि हम ये कह दें कि भारत की राजधानी? देखो कई बार क्या होता है ना, शब्दों पे जब ध्यान नहीं दिया जाता तो वहीं मिस्टेक हो जाती है। शब्द ही बड़े पावरफुल। हमने कहा कि भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना, युद्ध हुआ बंगाल के साथ और कह रहे हैं हम क्या? भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया ब्रिटिशर्स को बक्सर के युद्ध में उनकी विजय ने। क्या मतलब हुआ इसमें? युद्ध तो बंगाल के साथ हुआ था, हारे तो बंगाल के नवाब थे, फिर भारत में राजनीतिक शक्ति कैसे स्थापित हुई? हाँ, ओके, और सोचो। और क्योंकि इस समय भारत को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का बादशाह कौन होता था? हिंदुस्तान का बादशाह किसे माना जाता था? मुगल बादशाह को हिंदुस्तान का बादशाह ये प्रतीक था। चाहे उनकी शक्ति कमजोर हो गई हो, चाहे उनका सीमा क्षेत्र कमजोर हो गया हो, लेकिन प्रतीक के रूप में हिंदुस्तान के बादशाह माने जाते थे मुगल बादशाह। ठीक है। और दुर्भाग्यवश बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब ने सहायता मांगी अवध से और मुगल बादशाह से। और आप सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑन द अदर साइड बंगाल, ठीक है, अवध और मुगल, इन तीनों की कंबाइंड फोर्स, सम्मिलित सेना थी इन तीनों की। और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। और जीत कौन गए? और जब ये बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, तब उन्होंने रियलाइज किया कि हमने तो वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। इस युद्ध में बंगाल की सबसे बड़ी गलती हुई कि उसने मुगल बादशाह को शामिल कर लिया। हारना ही था, खुद को युद्ध करना था, खुद लड़ते, अवध को शामिल कर लेते, मुगल को छोड़ देते। लेकिन उनको क्या लगा कि हम तीनों की कंबाइंड फोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा देंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन जिसका कहते हैं कि अकेले बंगाल के व्यापार से, ध्यान से सुनना, अकेले बंगाल के व्यापार से उनको जो मुनाफा होता था, अकेले बंगाल के व्यापार से उनको जो मुनाफा होता था, उसमें पूरे एशिया का ब्रिटिशर्स का खर्चा निकल जाता था और बचा के ब्रिटेन भेज देते थे। तो इतना व्यापारिक लाभ जिसको हो रहा हो, वो कंपनी क्या इतनी आसानी से छोड़ देगी? किसी भी कीमत पर नहीं। और ये दौर कौन से चल रहा था? 1757, 1764 बक्सर का युद्ध। ये वो समय चल रहा था जब कॉलोनाइजेशन यूरोप में अपने पीक पे पहुंच रहा था कि अब तो ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने थे। ठीक है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो, अरे आप लोग होमवर्क कंप्लीट करो, आप रिवाइज करो, मैं ईमानदारी से कह रही हूं। इतना अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ऐसा लगेगा जैसे जो सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो ना, वो सब कुछ ऐसे इमेज चलती हुई नजर आएगी। ठीक है। और सबसे खास बात, यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है आपने। सबसे खास बात, अगर सब्जेक्ट की समझ डेवलप हो गई ना, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, पीवाईक्यूज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, पीटी के मेंस के,
और फिर ये जो क्लास का डिस्कशन है ना, फिर इससे समझना कि तुम्हारी कितनी मदद होगी इससे। एट द एंड देना तो यूपीएससी का ही पेपर है ना, वही सॉल्व होना चाहिए बस, उसी को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं हम। कोई हिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए, हिस्ट्री में आपकी स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। अभी देखिए यूपीएससी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझ रहे हो। तो जब मुगल बादशाह इसमें शामिल हुए बक्सर के युद्ध में, तो भारत की राजनीतिक शक्ति के प्रतीक हारे थे इस युद्ध में। हिंदुस्तान के बादशाह की सेना हारी थी इसमें, और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शक्ति का, अपने डोमिनेंस, अपने प्रभाव का एहसास हुआ, और उनको लगा कि अब हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ये। ठीक है, बंगाल पढ़ लिया, अब पढ़ो अवध। लिखो अवध। अवध की लोकेशन देखो, अवध, इसका भौगोलिक महत्व बताइए क्या है। हाँ, ये गंगा के मैदान में स्थित है, फटाफट लिखो। अवध गंगा के मैदान में स्थित था। अब गंगा के मैदान में स्थित था, तो कृषि क्षेत्र में, कृषि की दृष्टि से कैसा था ये, बहुत उपजाऊ था, कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र था। और जहां ज्यादा उत्पादन होगा वहां पे मुख्य व्यापारिक केंद्र भी होंगे। लिखो, मुख्य व्यापारिक केंद्र भी स्थित थे। देखो, जहां पे कृषि जितनी ज्यादा सघन होगी, जहां पे कृषि जितने ज्यादा होगी, वहां पे जनसंख्या भी उतनी ज्यादा होती चले। आज भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, उपजाऊ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसी तरीके से उस समय में भी कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, और ज्यादा से ज्यादा जो राजस्व आता था, जो भी साम्राज्य हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो या शुरुआत का मौर्य साम्राज्य हो, जब भी राजस्व की वसूली करते थे तो राजस्व के संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, राजस्व के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक वो राजस्व जो भूमि से आए, भू राजस्व जिसे कहते हैं, कृषि क्षेत्र से आने वाला राजस्व। दूसरा जो राजस्व है, दूसरी जो इनकम है, आय है, वो कहां से होती थी, वो व्यापार से होती थी, व्यापार पर जो शुल्क लगाया जाता था उससे। दोनों की अगर तुलना की जाए तो कृषि क्षेत्र से या भू राजस्व जो होता था उसका हिस्सा हमेशा ज्यादा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि में शामिल रही है, और अवध क्योंकि था ही कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र, तो यहां से राजस्व बहुत ज्यादा आता। ठीक है, तो भौगोलिक महत्व की वजह से अब आप आगे लिख दीजिए स्टार मार्क करके, आर्थिक दृष्टि से अवध काफी समृद्ध क्षेत्र था। आर्थिक दृष्टि से अवध काफी समृद्ध क्षेत्र था। अब शासन के बारे में लिखो यहाँ के, तो अवध में भी नवाब हुए, ठीक है, और अवध को अलग किया 1722 ईस्वी में बुरहान उल मुल्क सादत खान। सादत खान लिखो, वर्ष 1722 में या 1722 ईस्वी में अवध को
बुरहान उल मुल्क सादत खान ने, बुरहान उल मुल्क सादत खान ने, सादत खान व्यक्ति का नाम है और ये क्या है, ये उसकी पोजीशन है, उसकी उसका पद, ठीक है, बुरहान उल मुल्क मतलब उस क्षेत्र का बुरहान। अब उसमें क्या क्या पावर है, इसमें इस पोजीशन में क्या क्या इंक्लूड था वो लिख लीजिए। इसमें राजनीतिक शक्ति भी थी, इसमें आर्थिक शक्ति भी थी उनके पास, मतलब जो यहाँ पर होगा, जो नियुक्त किया गया सादत खान, उनके पास कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार भी था, सैन्य शक्ति, ठीक है, उनके पास राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति भी थी और आर्थिक शक्ति भी उनके पास थी, मतलब राजस्व वसूलना, ठीक है। तो ये जो पद था बुरहान उल मुल्क, ये जो पोजीशन थी, इसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य, ये तीनों ही शक्तियां निहित थी, ये तीनों शक्तियां निहित थी इसमें। तो अब जिस व्यक्ति को ये उपाधि दे दी जाएगी, ठीक है, वो व्यक्ति अवध में किसी राजा से, किसी शासक से कम होगा क्या? नहीं ना। तो जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, वैसे इन्होंने क्या कर लिया, अवध को अलग कर लिया 1722 में, ठीक है। ये तीनों ही शक्तियां इसमें शामिल थी, लिख रहे हो ना आप, ये पक्की बात है, हाँ, ठीक है। बुरहान उल मुल्क इस उपाधि में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों ही शक्तियां निहित थी, इसीलिए सादत खान कैसा था, बहुत ही पावरफुल था। सादत खान ने नवाब बनने के बाद, जैसे ही इसको अलग किया, अपने अपने कंट्रोल में लिया, उसके बाद इन्होंने कृषि क्षेत्र में काफी सुधार किए, ताकि ये जो अवध वाला क्षेत्र था, यहाँ पे किसानों के द्वारा जो विद्रोह हो रहे थे जमींदारों के खिलाफ, उसको कम किया जा सके। जनता के मन में ये विश्वास बिठाया कि हम आपके साथ हैं। कृषि क्षेत्र में इन्होंने काफी सुधार किए। लिखो, सादत खान के द्वारा इस क्षेत्र में कृषि संबंधी सुधार किए गए, जमींदारों पर सख्ती की गई, ताकि कृषक विद्रोहों को समाप्त किया जा सके, ताकि कृषक, लिख दूं बेटा, लिख लिया आपने, है ना, लिखो, कृषक विद्रोहों को समाप्त किया जा सके। तो अवध किसके नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रीय शक्ति बनी, सादत खान, बुरहानुल मुल्क, क्लियर है। अब इसके बाद लिखो हैदराबाद, जितना जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़े। नेक्स्ट लिखो, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना, जैसे जैसे लिखते जा रहे हो थोड़ा स्पेस हमेशा छोड़ा करो, दो दो लाइनों का स्पेस तो हमेशा छोड़ना ही चाहिए नेक्स्ट हेडिंग लिखने से पहले, ठीक है। और कोशिश करो कि साइड में, पेज में साइड में आप जगह छोड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में वहां पे नोट डाउन करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए हैदराबाद, लिख लिया। हैदराबाद की एक अलग क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापना, हैदराबाद की एक अलग क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापना वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई, लिख देती हूँ, 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई
अब हैदराबाद की लोकेशन देखिए, और हैदराबाद की लोकेशन को देख के बताइए क्या भौगोलिक महत्व रहा होगा इसका। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि यहां तक इनका इन्फ्लुएंस इसलिए था, हैदराबाद के जस्ट इधर ये जो एरिया है इसे कहा जाता था कर्नाटक वाला क्षेत्र, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक आज वाला राज्य कर्नाटक नहीं, कर्नाटक क्षेत्र इसे कहा जाता था। ठीक है, और ये जो कर्नाटक वाला, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ पे कौन सा था, कर्नाटक, या हिंदी में उसमें तो कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक क्षेत्र, और ये हैदराबाद के ही अधीन रहता था। मतलब इस पे, इसको कौन मैनेज करेगा, कौन संभालेगा इसको, ये कौन डिसाइड करता था, निजामुल मुल्क डिसाइड करते थे, उसी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। तो यहाँ पे तट पे जो भी गतिविधि होगी वो किसके नियंत्रण में होती थी, वो निजामुल मुल्क के, हैदराबाद के नियंत्रण में होती थी। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध हुए, एंग्लो फ्रेंच जो वॉर हुए, ठीक है, जिसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं, वो यही क्षेत्र है वो, ठीक है, जिसके ऊपर हैदराबाद का ही नियंत्रण, उसी का प्रभाव रहता था। क्लियर? हाँ जी, जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में जो युद्ध हुए थे, वो कहाँ हुए थे, वो इसी कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुए थे, इसीलिए उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है भारत में। हाँ, यही हुए थे, और इन्होंने हैदराबाद की राजनीति को भी उसमें शामिल कर दिया था, हैदराबाद की राजनीति को भी इसमें शामिल कर दिया था। यहाँ पे जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, निजामुल मुल्क की डेथ हुई थी 1748 में, उनके मरने के बाद यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई होने लगी। तब इस लड़ाई में शामिल हो गए ब्रिटिश और फ्रेंच, एक पक्ष को ब्रिटिश ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे को फ्रेंच ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो जब ब्रिटिश सुप्रीमेसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको। तो हैदराबाद की भौगोलिक बताइए, मैं तो बताइए इसका, जो पूर्वी तट है वहां पे नियंत्रण है इनका, बंदरगाह क्षेत्र है, कौन सी नदियां हैं यहाँ पर, और कृष्णा का क्या बनता है, डेल्टा एरिया पड़ता है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास वाला रीजन है ये। ठीक है, और कृष्णा नदी जो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। वो कैसे, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी और यहां से ऐसे आती तुंगभद्रा, ठीक है, और फिर ये कृष्णा नदी आके ऐसे डेल्टा बनाती है इधर इस कोस्ट पे। तो जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं, तुंगभद्रा और कृष्णा, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रायचूर दोआब। क्या कहते हैं उसे, रायचूर दोआब कहा जाता है। और ये जो रायचूर दोआब है, ये हमेशा से जो यहाँ बीच में होगा उनके बीच की लड़ाई का मुद्दा रहेगा, हमेशा इतिहास में शुरुआत से रहा। ठीक है कौन सा, ये कृष्णा नदी, ये इधर से रायचूर, ये रायचूर कह रही हूँ, तुंगभद्रा नदी, ये दोनों धाराएं जहां पे मिलती हैं, दोआब क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां दो धाराएं मिले आके। ठीक है, तो ये जो दोआब बनता है कृष्णा और तुंगभद्रा का, वो कौन सा है, रायचूर दोआब कहलाता है। वो रायचूर लिख देते हैं, रायचूर दोआब बनता है। इस दोआब के लिए और जो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है, इसके लिए ही शुरुआत से ही क्षेत्रीय शक्तियां आपस में लड़ती रही। क्यों ऐसा, क्योंकि जहां जो नदी क्षेत्र होगा, जो दोआब वाला क्षेत्र होगा, वो कृषि की दृष्टि से बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा उपजाऊ होगा। अब क्योंकि राज्य की आय भूमि भू राजस्व पर निर्भर होती थी ज्यादा, है ना, आय का अधिकांश हिस्सा कहां से आता था, भू राजस्व से, इसीलिए जहां जहां कृषि के लिए उपयोगी भूमि होगी, जहां जहां प्राकृतिक संसाधन होंगे, उस क्षेत्र के लिए ये शक्तियां आपस में लड़ती रही। ठीक है, तो मैसूर और हैदराबाद, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई का कारण था वो भी यही था। ठीक है, और खुद हैदराबाद किस क्षेत्र में था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले रीजन। ठीक है, वो पास पड़ता था।
तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से ये कैसा क्षेत्र था? समृद्ध क्षेत्र था। व्यापारिक दृष्टि से भी कैसा था? महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, लिख लिया ये। अब बताइए कि मुगल साम्राज्य से 3 इतने ज्यादा समृद्ध क्षेत्र बाहर निकल गए, अब मुगल साम्राज्य की पोजीशन कैसी रही होगी? बहुत ज्यादा डिक्लाइन। इसीलिए तो उसके बाद फिर इसको संभालना बिल्कुल मुश्किल हो गया। ठीक है, लिखो हैदराबाद आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र था, एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट आता है, वो ये है क्योंकि ये पहले मुगल प्रांत था और दक्खन में जो मुगल सूबे थे उनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? ये हैदराबाद वाला क्षेत्र था। मतलब हैदराबाद की गद्दी से मान के चलिए हैदराबाद से दक्खन और दक्षिण पर नियंत्रण रखा जाता था। तो वो एक होता है ना, किसी एक स्थान की ऐसी शक्ति बन जाती है। तो मुगल साम्राज्य के समय से ही दक्खन और दक्षिण पर हैदराबाद ने हमेशा से अपना नियंत्रण बना के रखा। तो राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक प्रभाव भी इसका बहुत ज्यादा था। ठीक है, लिख लो। क्योंकि हैदराबाद समृद्ध था, अगली लाइन, क्योंकि हैदराबाद मुगल साम्राज्य के समय से दक्खन भारत में शक्तिशाली केंद्र के रूप में स्थापित था। केंद्र के रूप में स्थापित था, इसलिए मुगलों से अलग होने के पश्चात भी इसका राजनीतिक प्रभाव बना रहा। इसका राजनीतिक प्रभाव बना रहा। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव इसका बना रहा। अब निजामुल मुल्क की डेथ हुई 1748 में। ठीक है, और निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद, इनके बाद यहां पर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। लिखो, निजामुल मुल्क की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई, जिसके पश्चात निजामुल मुल्क की मृत्यु 1748 में हुई, जिसके पश्चात हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, ये हुआ हैदराबाद के बारे में। अब इसके बाद मतलब ये तीनों कौन कौन से डिस्कस कर लिए हमने? उत्तराधिकारी राज्य हमने डिस्कस कर लिए, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है, अब स्टार्ट होगा हमारा नए राज्य और उसके बाद स्वतंत्र राज्य। कंप्लीट तो नहीं होंगे ये आज की क्लास में, एक क्लास इसके लिए मतलब एटलीस्ट 40 मिनट्स और 1 आवर जरूरत है इसकी। तो नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। अभी जो भी आपने पढ़ा है तुरंत अभी 5 मिनट में याद करिए, क्योंकि यहां से जाने के बाद तो आप व्यस्त हो जाएंगे बहुत, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और बेटा ये हेडफोन बैग में रख लो। हाँ, ये इनको बैग में रख लो।
देखो पैराग्राफ में लिखे हैं। अच्छा देखो मैं बताती हूँ, यूपीएससी में पढ़ते सब हैं, है ना, जितने भी बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे सभी आंसर लिखेंगे, सब तो क्लियर नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब जो लिख रहे हैं, जो जानकारी उसमें लिख रहे हैं आंसर में, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन लिखने का बस तरीका ऐसा हो जाता है कि इवैल्यूएटर उसको उतने इंटरेस्ट से पढ़ नहीं पाता। तो जितना ज्यादा आप पढ़ने समझने पे फोकस करें, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप लिखने की प्रैक्टिस भी उतनी ही अच्छी करें। और जब आप लिखते हो तो आप अपनी जो लिखावट है, जो आपने लिखा है, अपना आंसर लिखा है, या अपने जो नोट्स भी आप लिख रहे हो, उसको कोशिश करिए आप पैराग्राफ की बजाय आप उसको पॉइंटर फॉर्मेट में लिखें, हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग्स बनाएं। तो उससे आपको भी जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको पढ़ने में आपको खुद को अच्छा लगेगा। जब भी आप आंसर लिखते हो, किसी और से कॉपी चेक कराने से पहले एक बार अपने लिखे हुए आंसर को एक बार खुद पढ़ो और जरा भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि मैंने खुद लिखा है, ईमानदारी से, है ना। या कभी 5 दिन पहले का लिखा हुआ अपना आंसर जरा उसको खुद से एक बार चेक करने बैठिए और ईमानदारी से सोचिए कि अपने आंसर को देख के चेक करने का कितना मन करता है आपका। कई बार अपनी लिखावट और अपने लिखने के तरीके को देख के आप खुद ये सोचेंगे इसको कौन चेक करेगा, मैं ही ना करूं। आप समझ रहे हो, आपकी इतने दिनों की, इतने महीनों की, इतने साल की मेहनत है ये। जो इवैल्यूएटर वहां जो बैठे हैं वो भी इंसान हैं, और जब उनके पास पूरी कॉपी जाती है, आपकी राइटिंग का जो पैटर्न हो, जो आपका प्रेजेंटेशन का जो तरीका हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस अभी से आप करके चलिए। कोशिश करिए पैराग्राफ बना रहे हैं तो छोटे पैराग्राफ बनाएं, पॉइंटर फॉर्मेट में लिख के जाएं, ठीक है। तो उससे आपके जो आंसर है वो अच्छा रहेगा। इवैल्यूएटर्स, उनके पास मॉडल आंसर्स आते हैं, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं आपके आंसर में। अब पैराग्राफ में कीवर्ड ढूंढने में उनको दिक्कत आएगी, जरूरी नहीं वो एक एक लाइन पढ़ ले। हम नहीं कह सकते ना चेक करने वाले का माइंडसेट वहां पे क्या है। इतना समझो कि वो भी ह्यूमन है। जरा एक दिन अपनी ही क्लास की सारी कॉपियां लेके खुद चले जाओ चेक करने के लिए, ज्यादा नहीं 10 कॉपियां ही ले जाओ, और फिर सोचो कि मैं अगर खुद से, कि अगर मुझे 10 कॉपियां चेक करने को मिले, हो सकता है शुरुआत में जुनून बहुत ज्यादा हो, आप पहली कॉपी बहुत अच्छे से चेक कर लो, उसमें कुछ गलतियां निकलेंगी, कुछ हो सकता है हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी, उसके बाद 10वीं कॉपी तक आप क्या हल करोगे उस बच्चे का। समझ रहे हो, उसके साथ कितनी नाइंसाफी हो जाएगी कि उसकी कॉपी का नंबर 10वां है। पता चले इवैल्यूएटर हैं वैसे मेंटली थोड़े डिस्टर्ब है, घर में लड़ाई वड़ाई करके आए हुए हैं। देखा, ह्यूमन है ये, इफेक्ट तो हर किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस आता ही आता है। आप अपनी तरफ से ऐसे, आप अपना आंसर इतना अच्छा लिखें, इंफॉर्मेशन भी उसमें करेक्ट हो, सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन लिखी गई हो, ठीक है। तो पॉइंटर फॉर्मेट बना। अच्छा, कितने बच्चे ईमानदारी से आंसर लिख रहे हैं अभी तक, कितने आंसर लिख लिए आपने? बहुत बढ़िया, शाबाश। होमवर्क कर रहे हो ना, चलिए आपसे आंसर लिखवाते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे ये बताइए इतने आलसी क्यों हो? प्रकृति ने आलसी नहीं बनाया, तुम्हारी प्रकृति आलसी हो गई है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी पढ़ा है समझ में आ गया। देखो, कॉपी बार, कॉपी बार, मैंने बोला थैंक यू सो मच, कॉपी बैग में नहीं। ये समझाते कितने, मतलब भागने की कितनी जल्दी लगी हुई है क्लास से, यहाँ पे आलस नहीं आया। अच्छा, तो फिर एक काम करिए, होमवर्क लिखिए आप, होमवर्क लिखो।
जो टॉपिक पिछले 3-4 क्लासेस में आपने पढ़े हैं वो सारे आप रिवाइज करके लाओगे नोट से, साथ में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के आएंगे आप, ठीक है। और कल आपका टेस्ट होगा। जो जो टॉपिक हमने यहाँ कवर किए हैं वो सारे टॉपिक आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के आने हैं। और कल आपका टेस्ट होगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लिखने के। हाँ कल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेंस के मुख्य परीक्षा से ही रिलेटेड कल आपका टेस्ट होने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत अच्छे हैं आप।